मार्गरेट नोबेल, मार्गरेट नोबेल। तो ये इसे शादी करना चाहती थी, विवेकानंद से शादी करना चाहती थी। तो विवेकानंद ने कहा कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम शादी नहीं करेंगे। तो इससे उनके विचारों से प्रभावित थी, तो इसने कहा कि हमें आपके साथ किसी भी एक संबंध में रहना है। तो इन्होंने, विवेकानंद ने इसे अपनी धर्म बहन बना लिया और इसका नाम रखा सिस्टर निवेदिता। लिखना। और बाद में यही महिला जो है विवेकानंद की जीवनी लिखी थी। लिखना। आयरलैंड मूल की महिला, आयरलैंड मूल की महिला मार्गरेट नोबल, मार्गरेट नोबेल, जिसे स्वामी जी ने सिस्टर निवेदिता के नाम से पुकारा था, सिस्टर निवेदिता के नाम से पुकारा था। और उनको अच्छा लगा, वो इनाम दे दिए। सिस्टर निवेदिता के नाम से पुकारा। और यह विवेकानंद की धर्म बहन थी, और यह विवेकानंद की धर्म बहन थी, विवेकानंद की धर्म बहन थी। ठीक है, चलिए यहां तक कोई डाउट किसी को? देखो एक बार पहले। ठीक है, एक पॉइंट और लिखना कि विवेकानंद की जीवनी इसी ने लिखा था बाद में, सिस्टर निवेदिता ने ही उनकी जीवनी लिखी थी बाद में। बाकी बहुत सारा कोटेशन, स्वामी विवेकानंद के बहुत सारे कोटेशन हैं, ठीक है ना, तो आपको बुक में मिल जाएंगे। चलिए अब निकालना सब लोग एटलस। पेज नंबर 75 खोलना जरा। और एक अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, खोज के निकालो जरा, आप किस नदी किनारे है ये? कौन बताएगा कि किस नदी किनारे है न्यूयॉर्क? हडसन। चलिए तो शुरू करें। सबको मिला न्यूयॉर्क? पश्चिमी पूर्वी क्षेत्र पर होगा, पूर्वी कोने पर होगा, हडसन नदी किनारे। जिसको ना मालूम हो लिख ले कहीं, ये सब अतिरिक्त ज्ञान है, जानकारी होनी चाहिए। और यहीं पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जहां पर हमला हुआ था 2001 में। किसने किया था? लादेन ने ना, उसमें पैदा हुए थे। चलिए आगे। इसके अलावा और क्या था? यहीं पर जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय भी है, और ये इसका बहुत बड़ा बंदरगाह भी है। अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह यही है। वहां देखो एक शहर और लिखा होगा, जब चूंकि एटलस खोला ही है तो बता देता हूं। एक शहर देखो न्यूयॉर्क के ऊपर लिखा होगा बोस्टन। यहीं पर बोस्टन टी पार्टी हुई थी इस इतिहास में। बोस्टन मिला? तुम इधर इनसे क्लास कर, तुम मैप नहीं रख, तुम्हारा मैप क्या हुआ? अच्छा मेरी जिम्मेदारी है वो। अब जिम्मेदारी सारी मेरी हो गई कि हम क्यों नहीं लाए हैं। मिल गया? अब जरा वहीं पे लिख लेना, है जगह वहां पे मैप में? नहीं है जगह? हाँ तो वहां लिखो जरा कि यहीं पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1875 में। बोस्टन में नहीं, न्यूयॉर्क में। हाँ न्यूयॉर्क में हुई थी। बोस्टन तो एक बंदरगाह मैंने दिखा दिया, यहीं पे टी पार्टी हुई थी एक बार। और जो लोग एटलस नहीं लाए हैं वो ले आए हैं कुछ दिन में, नहीं तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं पहले। हाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी यहीं पे।
ठीक है, आगे बढ़े अब हम लोग। अब यहां ध्यान देना, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। ठीक है ना, बढ़े आगे हम लोग। अब ध्यान देना, थियोसॉफिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। क्या होता है? आध्यात्मिक। अध्यात्म सबसे ज्यादा किसमें है? हिंदू धर्म में है, हमारे उपनिषदों में है, वेद में है, पुराण में, गीता में, हर जगह क्या है? अध्यात्म की बात की गई है। तो दो व्यक्ति अमेरिका में, एक मैडम थी HP ब्लावास्की और MS अलकाट, इन दो लोगों ने मिल करके थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर दिया 1875 में न्यूयॉर्क शहर में। पहले तो लिख लो, नोट डाउन करो इसको पहले। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया है? और वहां एनी बेसन लिखा है, उसको अभी टच मत करना। इनको हम कैप्टन अलकाट भी बोल सकते हैं, सेना के प्रमुख थे ये सेना के वो थे, कर्नल कर्नल अलकाट भी बोल सकते हैं इनको। HP फुल फॉर्म मत पूछना, मुझे भी नहीं मालूम, किताब में कहीं मैंने खोजा, मिला नहीं है, नेट पे मैंने सर्च नहीं किया और जरूरत भी नहीं है। ठीक है, दो लोग फाउंडर थे किसके? थियोसॉफिकल सोसाइटी के। इस सोसाइटी का एक ही मकसद था, हिंदू धर्म में आस्था। ठीक है, यह हिंदू धर्म को विश्व का सबसे श्रेष्ठ धर्म बताया है और पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में क्या करता था? विश्वास करता था। लेकिन उद्देश्य, थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य, थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य, ठीक है, लिखना, हिंदू धर्म को विश्व का प्रमुख धर्म बताया, हिंदू धर्म को विश्व का सबसे प्रमुख धर्म बताया, पुनर्जन्म नहीं, उसी के आगे, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत में विश्वास और उपनिषदों को अपना प्रेरणा स्रोत बताया, और उपनिषदों को अपना प्रेरणा स्रोत बताया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी सबसे पवित्र पुस्तक किसको मानती थी, तो उपनिषदों को मानती थी। नहीं, वेदों को महत्व नहीं दिया, उपनिषदों को महत्व दिया, क्योंकि इसमें दर्शन है, अध्यात्म है ना, उसमें क्या है? दर्शन है, अध्यात्म है। इसका नाम ही क्या है? इसका नाम ही यही है, अध्यात्म ना, इसका नाम ही यही, इसलिए उसने दर्शन पे जोर किया। फिर छूटा कहीं कुछ? बढ़े आगे हम लोग। अब यहां गौर करना, ध्यान समझना, इस सोसाइटी से जुड़ी हुई थी कौन? एनी बेसेंट। पेज नंबर खोलना जरा, 65। देश वोश देखते रहोगे तो थोड़ा बहुत याद रहेगा ना, कौन सा देश कहां पे है। कल का क्वेश्चन आ जाएगा तब फिर थोड़ा सर पटकोगे। फिर दिखा उसका अफ्रीका वो खोलो, उसका को मैप खोलो, यूरोप का, और आगे पेज पलटो, और आगे। जरा शर्मा क्यों रहे हो? ये चद्दर ले आओ ओढ़ के, बताना। चले आगे, चलिए। हाँ, इंग्लैंड के बगल में एक देश है आयरलैंड। कौन सा है? आयरलैंड। मैंने बताया था कि आयरलैंड के उत्तरी क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है ब्रिटेन ने। ठीक है, तो वहां पर एक आंदोलन चलाया था, उस आंदोलन का नाम था होम रूल आंदोलन। ये होम रूल आंदोलन कहां चलाया गया था? आयरलैंड में, और उसी से वहां एनी बेसेंट ने चलवाया था। और एनी बेसेंट जब भारत आई तो भारत में उन्होंने क्या चलाया? होम रूल आंदोलन। वहां जैसे आजादी चल रही थी वैसे आजादी यहां चल रही थी।
अब यहां गौर करना, एनी बेसेंट ये वहां आयरलैंड की रहने वाली थी और इनके जो पति थे वो पादरी थे, एक चर्च के पादरी थे, ये ईसाई धर्म को मानती थी। लेकिन इनका धीरे धीरे झुकाव जब जो है किसमें चला गया, थियोसॉफिकल सोसाइटी में, इन्होंने अपना धर्म क्या किया, त्याग दिया और हिंदू धर्म को अपना लिया। और बिल्कुल जो हिंदू धर्म की जैसे महिलाएं साड़ी पहन के रहती हैं वैसे ही ये बिल्कुल रहने लगी। तो इनके पति को ऐतराज हुआ तो इन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया और ये चली आई कहां, इंडिया। और इंडिया कब आई थी, 1893 में, बात समझ में आया। और इसके बाद कभी वो वापस नहीं गई। बढ़े आगे हम लोग, पहले कुछ लिख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक ना, डाला हेडिंग वहीं पर, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट, एनी बेसेंट लिख लिया, लिखना नहीं भी। और हाँ बस इतना ही पॉइंट है उसमें, पुनर्जन्म और आपका ये कर्म का सिद्धांत, दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें बस। ठीक है, लिखना क्या लिखा, एनी बेसेंट लिखना। 1888 में, 1888 में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। 1888 में, 1888 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी और 1893 में, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुई। शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुई और उसी वर्ष विश्व धर्म सम्मेलन, भी पूछा गया एक बार, क्या वो विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुई थी? हाँ, वो विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुई और उसी वर्ष 1893 में भारत आई। भारत आई, भारत आई। 1907 में, अगला पॉइंट, 1907 में, बहुत तेज लिखाऊंगा बोल देना, तेज है, अच्छा ठीक। उसी वर्ष 1893 में कहा आई, भारत आई। 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद, 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के बाद इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी, इस सोसाइटी की अध्यक्ष बनी, अध्यक्षा बनी, ऐसे लिखना, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्षा बनी। अध्यक्षा बनी, ये समझ में आया? समझ में आया सबको? दो चीज याद रखना, सदस्य कब बनी है और अध्यक्ष कब बनी है, साथ। ये दो अंडरलाइन करो पहले, जो कंफ्यूजन वाला चीज है उसको अंडरलाइन कर लो तुरंत। कर लिया? चलिए अब यहां गौर करना, इसके पहले ही याद रखना इसका हेडक्वार्टर था कहां पर, न्यूयॉर्क में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर एक खोला गया मद्रास में। कहां खोला गया, मद्रास में एक है अंडियार नामक स्थान है वहां पे। तो देखना एक पॉइंट और, 1882 में इस सोसाइटी का, 1882 में इस सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, इस सोसाइटी का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के अंडियार में स्थापित किया गया। इस सोसाइटी का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास के अंडियार में स्थापित किया गया और बंगलोर, बंबई, सूरत
बंबई, सूरत तथा लुधियाना में इस सोसाइटी की शाखाएं स्थापित की गईं। लुधियाना में इस सोसाइटी की शाखाएं स्थापित की गईं। स्थापित की गईं। अंडरलाइन करो, इसका मुख्यालय कहां पे है, कब खोला गया भारत में? 82 में खोला गया है और मद्रास के समीप कहां पे? अंडियार में। किसकी स्थापना? यही दो लोगों ने मिलकर किया था यहाँ भारत में। हाँ, कर्नल अलकाट ने किया था यहाँ पे लाके। ठीक है, तो आगे हम लोग अब गौर करना ध्यान से। अब एनी बेसेंट जब आई भारत तो कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, और कांग्रेस की स्थापना जब हो चुकी थी तो कांग्रेस की सदस्य बन गई। क्या बनी? कांग्रेस सदस्य बनी, और बन करके ये जो है भारत में काम करना शुरू किया। तो इन्होंने भारत में काम शुरू किया शिक्षा के क्षेत्र में, और इन्होंने बनारस में एक स्कूल खोला, उसका नाम था सेंट्रल। ठीक है, उसका नाम था सेंट्रल विश्वविद्यालय कॉलेज, सेंट्रल कॉलेज। और बाद में वही कॉलेज जाकर के ये खोला था 1898 में, और यही कॉलेज बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय के सहयोग से बन गया BHU। ठीक है, तो सबसे पहले न्यू किसने रखा था? एनी बेसेंट ने। लिखना, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में 1898 में, बनारस में 1898 में, बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। और 1916 में, और 1916 में मदन मोहन मालवीय जी के सहयोग से, मदन मोहन मालवीय जी के सहयोग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। नहीं, कैंपस में दूसरा स्कूल बना दिया गया। कैंपस वही है, बस स्कूल चेंज है, दोनों अलग अलग। ये भी स्कूल आज भी है और वो भी है। ठीक है, BHU में एडमिशन लेना तो आसान है, थोड़ा बहुत आप पढ़ के ले सकते हैं, लेकिन यहाँ एडमिशन लेना बड़ा मुश्किल है। किसमें? सेंट्रल हिंदू कॉलेज में। पूर्वांचल का वो क्या कहते हैं, इंटर कॉलेज का सबसे टॉप क्लास का ये वो है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, कॉलेज है ये आज भी। आगे लिखना, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष यही थी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट पहली, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, याद रहेगा। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में अंडरलाइन करना, 1917 को, कलकत्ता को अंडरलाइन करना, और पहली महिला है। ठीक है, अगर ये पूछ दिया जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? पता नहीं, 1925 कानपुर अधिवेशन। ठीक है, आगे लिखवा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे लिखवाऊंगा मैं। वैसे महात्मा गांधी कब अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के? महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे?
1924 के बेलगांव अधिवेशन में एकमात्र। हाँ, कर्नाटक में। बढ़े आगे हम लोग, एक पॉइंट और। एनी बेसेंट 1916 में, एनी बेसेंट 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल का मतलब है स्वशासन। 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था। होम रूल आंदोलन। घर का शासन। होम होम का मतलब क्या होता है? घर। स्वशासन या स्वशासन आंदोलन इसको कहते हैं, स्वशासन आंदोलन। कोई डाउट यहां तक? देखो एक बार, एनी बेसेंट वाले में कोई डाउट हो किसी को? नहीं है ना? वहां पे भी चला था, आंदोलन चलाया गया था, ये होम रूल आंदोलन। तो उसी से नकल करके इन्होंने यहां चलाया। लेकिन भारत में होम रूल आंदोलन दो लोगों ने चलाया है एक ही समय में, तिलक और एनी बेसेंट। तिलक का क्षेत्र केवल कहां था? महाराष्ट्र। और बाकी पूरा भारत किसका था? एनी बेसेंट का। यही क्वेश्चन आईएएस 2017 में आया था कि तिलक और एनी बेसेंट के आंदोलन में क्या अंतर है? तो क्षेत्र का अंतर था, बाकी कोई अंतर नहीं था। क्षेत्र क्या था कि तिलक का क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र। और उनका पूरा पूरा भारत किसका था? एनी बेसेंट का था। बाद में यही और एक क्वेश्चन और भी आया था कि असहयोग आंदोलन में किस आंदोलन के कार्यकर्ता शामिल हुए थे सबसे ज्यादा? तो होम रूल आंदोलन। महात्मा गांधी ने सहयोग मांगा था और जितने कार्यकर्ता थे सब उसमें वॉलेंटियर रूप में काम करते थे। बात समझ में आया? चलिए आगे लिखते हैं। अगला आंदोलन है यंग बंगाल आंदोलन। सूरत वाली लाइन लिखना। सूरत, बंगलोर, सूरत, और कहां था? लुधियाना। और लुधियाना में इस सोसाइटी का की शाखाएं खोली गईं। इस सोसाइटी की शाखाएं खोली गईं। खोली गईं। बने आगे हम लोग। चलिए, यंग बंगाल आंदोलन। यंग का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? यंग का मतलब क्या होता है? युवा। इसका मतलब ये आंदोलन किससे जुड़ा होगा? युवाओं से। ठीक है, एक पॉइंट लिखना पहले। लिखना, इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में, इस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में एक अंग्रेज, एक अंग्रेज घड़ी विक्रेता, एक अंग्रेज घड़ी विक्रेता हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया था। विवियन, बिलियन नहीं है, विवियन। हाँ, हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया था। डेरेजियो ने किया था। ठीक है, कोई डाउट? इन्होंने नवयुवकों में कहा था कि आपका झुकाव होना चाहिए समाचार पत्र की ओर। समाज आप पत्रकारिता सीखिए, नए नए विचार से लोगों को क्या करिए? प्रभावित करिए। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो बंगाल के युवा हैं उनको सरकारी नौकरी में नौकरी नहीं मिलती है। तो आंदोलन इन्होंने चलाया कि एक बंगाल आंदोलन के माध्यम से कि जो नवयुवक है बंगाल के उनको सरकारी नौकरी भी क्या दी जाए, पहले प्राथमिकता दी जाए। कि कुछ इनके उद्देश्य थे। पहले ये लिखना, तब आगे बढ़ते हैं। लिखना, एक मिनट रुको पहले, हम है ना, क्या प्रश्न? आगे लिखो पहले। उद्देश्य नंबर 1, इसका उद्देश्य था प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। कोई बता सकता है कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कहां है? 19(1) इसी में है बस।
19(1)(a) में है। ये कब शामिल किया गया, किस संशोधन द्वारा? जो बता देगा संशोधन द्वारा उसको 100 रुपए की चॉकलेट है, अभी तुरंत देंगे। ऑप्शन नहीं है, आर्टिकल बताना है, वो संविधान संशोधन बताना है। जो लोग ऑनलाइन है अपना पता भी भेज देंगे बताने के बाद, घर पे भेज देंगे हम। और कुछ बात क्या संशोधन पूछ रहा हूं भाई मैं, कोई संशोधन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शामिल किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया, संविधान की रक्षा करने का तो किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 19(1) में जहां अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है उसमें प्रेस की आजादी भी क्या होगी, शामिल है। बात समझ में आया? अभी कहीं नोट कर लेना कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ये, प्रेस की स्वतंत्रता जो संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए लिखना। नंबर 1 इनका उद्देश्य क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता। नंबर 2 जमींदारों के अत्याचारों से किसानों की सुरक्षा, जमींदारों के अत्याचारों से किसानों की सुरक्षा, जमींदारों के अत्याचारों से, जो कोड़ा मारते थे, शोषण करते थे, के अत्याचारों से किसानों की सुरक्षा, ये उद्देश्य था इनका काम करने का। तीसरा, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। पहला उद्देश्य बोल दे रहा हूं मैं, फिर से लिखना, प्रेस की स्वतंत्रता। नंबर 2, कोई बात नहीं, बहुत धीमे हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, जमींदारों के अत्याचारों से किसानों की सुरक्षा, लिख लिया। और तीसरा है सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। ये एक अंग्रेज होकर के इन्होंने भारत के लिए काम किया है, ठीक है ना? तो इसलिए इनके बारे में याद रखना, ये हमेशा पूछा जाता है इनके बारे में, इन्होंने बहुत सारा काम किया है कि करके लिखा रहा हूं मैं। बढ़े आगे हम लोग, आगे लिखना। हो गया सबका यहां तक? ये छूटा तो नहीं है? अरे जो यहां बैठे हैं अंतरिक्ष में, उनकी बात कर रहा हूं मैं। सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति, सरकारी नौकरियों में उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति। आगे लिखना, टेरेजियो ने, उसके आगे टेरेजियो ने, अगला पॉइंट है, उद्देश्य नहीं है, अगला पॉइंट है, टेरेजियो ने समाज सुधार के लिए एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, पूरा नाम है उसका, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, लिख लिया, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन बंग हित सभा, डिबेटिंग क्लब, हाँ डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी, डिबेटिंग क्लब की स्थापना की थी। बात समझ में आया? मतलब जो पहला था उसमें जो इंडियन एंग्लो हिंदू एसोसिएशन है, ये भी, इसका भी काम क्या था, समाज सुधार करना। जो डिबेटिंग क्लब ये था, इन्होंने क्लब बनाया था कि जिसको नए नए विचार अगर किसी को मालूम हो तो सप्ताह में एक दिन मिलेंगे और वहां पर हम उस पर क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ये था उनका। और एक था बंग हित सभा, बंगाल के लोगों के हितों के लिए काम करना, उसको क्या कहेंगे, बंग हित सभा। नो डाउट। अगला पॉइंट,
टेरेजियो ने कलकत्ता साहित्यिक गजट टेरेजियो ने कलकत्ता साहित्यिक गजट ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया इंडिया गजट, अलग अलग है सब। कलकत्ता साहित्यिक गजट, ईस्ट इंडिया कॉमा करके इंडिया गजट, इंडिया गजट और हेस्पेरस, बोर्ड पे लिखा है, और हेस्पेरस, हेमलता टाइम किसी नहीं लिखना है, ठीक है, हेस्पेरस नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। यह आंदोलन 1826 से शुरू हुआ। ईस्ट इंडिया नाम है और एक का नाम है इंडिया गजट, पत्रिका का प्रकाशन किया, इंडिया गजट, और एक का नाम है हेस्पेरस, पत्रिका का प्रकाशन किया। अपनी लिखावट और तेज करो सब लोग, क्योंकि अब स्पीड बढ़ेगी यहां पे। बहुत दिन से हम केवल अभी तक आप लोगों को छोड़ दे रहे थे, ठीक है ना, इन आगे चलेंगे, बढ़ाएंगे, अब स्पीड तेज करेंगे। गजट का मतलब कौन बताएगा? जब सरकार कोई अगर नोटिफिकेशन जारी करती है उसको गजट कहते हैं। बात समझ आया? पीआईबी जैसे यूपीएससी अगर नोटिफिकेशन जारी कर दे उसको भी गजट कहेंगे। बात समझ आया? सरकार द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन हो उसे क्या कहेंगे? गजट कहेंगे। कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं। एक जरा बताना, हिंदू कॉलेज कौन खोला था कलकत्ता में? मैं बता रहा हूं। हिंदू कॉलेज किसने स्थापित किया था कलकत्ता में? राजा राममोहन राय, और एक और कोई था, कौन? डेविड हेयर ने। तो उसी में एक टीचर थे, उस स्कूल में कौन टीचर कौन था? टेरेजियो, इतिहास पढ़ाते थे वहां, ठीक है। तो लिखना, क्या लिखा? यह आंदोलन 1826 से शुरू हुआ। एक मिनट रुको, मैं सब जोड़ देता हूं, रुको पहले। क्या लिखा? 1826 से शुरू हुआ, जो 1840 तक चलता रहा, 40 तक चलता रहा। ये भारत एक घड़ी बेचने के लिए आए थे, लेकिन ये काफी पढ़े लिखे थे, तो इनको जो है हिंदू कॉलेज में टीचर के रूप में क्या किया गया? नियुक्त कर दिया गया। लेकिन जब ये अंग्रेजों के खिलाफ ही आवाज उठाने लगे तो स्कूल से लात मार क्या किया गया? मतलब इनको निकाल दिया गया। क्या किया गया? निकाल दिया गया। लिखना आगे, क्या लिखा? निकाल दिया गया। लिखना राजा राममोहन द्वारा स्थापित हिंदू कॉलेज में इन्हें अध्यापक या टीचर के रूप में नियुक्त किया गया था। इन्हें अध्यापक या टीचर के रूप में नियुक्त किया गया था। वही ब्रेकेट में लेना, इतिहास पढ़ाते थे, वो इतिहास के टीचर थे। अगला पॉइंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये बंगाल के नेता थे, ठीक है। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने टेरेजियो को
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरेजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत और हमारी जाति का पिता कहा। और हमारी जाति का पिता, हमारी जाति का पिता, ये अंग्रेज थे ना, इन्होंने अपना बताया कि हिंदुस्तान के एक तरह से हिंदुस्तानी थी, ठीक है। हमारी जाति का पिता कहा। एक पॉइंट और, डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी, डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। हाँ, कवि भी कहा जाता है, कवि भी कहा जाता है। डेरेजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। कोई डाउट यहां तक? 10 मिनट का क्लास आगे बढ़ा दें? बढ़ा दें? चलिए, रहने दें, बर्दाश्त से बाहर है। डाला एक हेडिंग, पता चले कम से क्या पढ़ना है। लेकिन कुछ अन्य धार्मिक आंदोलन, कुछ अन्य धार्मिक आंदोलन, कुछ अन्य धार्मिक आंदोलन, ठीक है। 3 आंदोलन छोटे छोटे हैं, उनको बताना है, कल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसके बाद चलेगा मुस्लिम सुधार आंदोलन, मुसलमानों में सुधार आंदोलन चलेगा। फिर इसके बाद फिर हम लोग जो है निम्न जातीय आंदोलन की ओर चलेंगे। जो निम्न जातीय आंदोलन भी कई हुए हैं, खास करके मंदिर प्रवेश को लेके हुआ है, ठीक है। किसान आंदोलन तो अलग चीज है, उसको बताऊंगा, अलग है। मैं अभी केवल समाज सुधार की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर शुरू होगा 1857 का विद्रोह, ठीक है। नहीं, उससे पहले हमें समाचार पत्र का इतिहास और शिक्षा का विकास बताना होगा अंग्रेजों के समय में, कि कौन कौन सा आयोग आया था और उन्होंने शिक्षा का विकास क्या क्या किया है। बात समझ में आया? तब हम लोग 1857 का विद्रोह, फिर जनजातीय विद्रोह, और फिर इसके बाद हम लोग किसान आंदोलन और मजदूरों का आंदोलन शुरू होगा। और इसके बाद तब हम लोग कांग्रेस की स्थापना से आगे बढ़ेंगे स्वतंत्रता राष्ट्रीय आंदोलन में। बात समझ में आया? आप लोगों का काम क्या है, भाई लपेट कर रखना मत, अभी क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखना जरा। लिखना, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और राजा राम मोहन राय के विचारों और कार्यों के बीच क्या अंतर था? के विचारों और कार्यों के में क्या अंतर था, जबकि दोनों सुधारवादी आंदोलन के नेता थे, जबकि दोनों सुधारवादी आंदोलन के नेता थे। ये क्वेश्चन समझ में आया? कहीं कोई डाउट किसी को इसमें? लिख लेंगे ना, मात्र 150 शब्द में लिखना है, बस 150 शब्द। अब ये नहीं कि गिन रहे हैं 150 पूरा हो जाए और वो सेंटेंस पूरा नहीं हो तो रोक देंगे, ये मत समझना, ये मत करना, सेंटेंस पूरा नहीं है, 150 हो गया तब रोक देंगे, है नहीं लिखूंगा चाहे जो हो जाए। 151 नहीं करना है, आप 160 तक भी जा सकते हैं, 140 में भी समाप्त कर सकते हैं। बात सुनिए, इन आगे से जो आंसर आप लोग देना उसमें ये लाइन खींच के देना, इधर भी और इधर भी। मार्केट में जाना और कभी वहां बोल देना कि यूपीएससी की जो कॉपी होती है जरा मुझे दे दो एक, हाँ आंसर वो दे देते हैं, हाँ उसमें पता चल जाएगा कि कितना उसमें हमें लिखना है, ठीक है। क्योंकि अभी से अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके लिए क्या होगा, आसान रहेगा, ठीक है ना।
क्लास का मतलब ये नहीं है केवल हम यहाँ कथा सुनाते रहें और आप लोग जो है सुन के निकल जाएं। क्लास का मतलब होता है कि आप हर चीज को अच्छे से जानें। बात समझ में आया? कोई डाउट किसी को? जो लोग ऑनलाइन है, किसी कोई डाउट? ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू।